हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी का सिलेबस का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे थे कि कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया जाता है, उसमें क्या क्या करने का जरूरत पड़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। आज अगर हमको चेक करना है कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, ये सब कुछ हम कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं और उस की इंडिकेटर्स के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो हम आज की क्लास में अब देखेंगे क्या क्या ऐसे की इंडिकेटर्स हैं जो कि हमको चेक करते रहना चाहिए ताकि हम अपने वेबसाइट्स के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ग्रुप्स का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। केपीआई बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये क्या दिखाता है कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है। इट मेजर्स द सक्सेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस। तो हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना सक्सेसफुली हम ऑनलाइन बिजनेस कर पा रहे हैं, ये हम चेक कर सकते हैं बाय दिस की इंडिकेटर्स, राइट। ट्रैकिंग दिस केपीआई अलाउ यू टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। हम अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाला है, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। और अगर हम केपीआई करेंगे तो उससे क्या होगा, हम जो डिसीजंस लेंगे वो बेस्ड ऑन डेटा होगा, और जब भी हम कुछ डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजन सही होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्लियर है? तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत सारे की इंडिकेटर्स हैं। starting with the first one, most famous one, that is the conversion rate। ठीक है, सबका मीनिंग समझना। कन्वर्जन रेट क्या होता है? कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कि हमारे वेबसाइट में कितने लोग विजिट किए, हमारे वेबसाइट में कितना कस्टमर आए, कितने लोग विजिट किए, और उसमें से कितने लोग जो है प्रोडक्ट हमसे खरीदे। ठीक है, हम कितने लोगों को प्रोडक्ट बेच सके, तो ये होता है कन्वर्जन रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट में 1000 कस्टमर विजिट किए, ठीक है, हमारे वेबसाइट में 1000 कस्टमर विजिट किए, और हम कितनों को, इन 1000 में से कितने लोग हमसे सामान खरीदे, सोच लो 50 कस्टमर हमसे सामान खरीदे। ठीक है, तो हमारा जो कन्वर्जन रेट है उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, कितना परसेंट हमारा कन्वर्जन है देखना। 50 कस्टमर खरीदते हैं सामान आउट ऑफ 1000 विजिटर्स, तो हमारा कन्वर्जन रेट है 5% का। समझ में आ रहा है? तो जितने लोग हमारा वेबसाइट विजिट करते हैं उसमें से 5% लोग हमसे सामान खरीदते हैं। क्लियर है? तो जितना हाई होगा कन्वर्जन रेट उतना बेटर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, देखना, द कन्वर्जन रेट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट विजिटर्स who complete a desired action, typically making a purchase। तो कितने लोग विजिट किए और कितने लोग उसमें से सामान खरीदे। इट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ इफेक्टिवली योर वेबसाइट कन्वर्ट्स ट्रैफिक इनटू पेइंग कस्टमर। तो हम कितने इफिशिएंटली अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कन्वर्ट कर पाते हैं इनटू आवर पेइंग कस्टमर। तो हमारे जो विजिटर्स हैं, हमारे जो वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें से कितने परसेंट लोगों को हम अपना कस्टमर बना पाते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट, राइट। हायर कन्वर्जन रेट हाई होगा तो ये दिखाता है कि हमारा बिजनेस हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हायर कन्वर्जन इंडिकेट्स दैट योर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग वेल इन परसुएडिंग द विजिटर टू मेक परचेज। तो अगर हमारा कन्वर्जन रेट हाई है, इसका मतलब हमारा वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर पा रहे हैं कि हमसे सामान खरीदो। ठीक है, और अगर हमारा कन्वर्जन रेट लो है
तो इसका मतलब कोई ना कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है यूजर एक्सपीरियंस में, प्रोडक्ट में या मार्केटिंग में, कहीं तो कोई दिक्कत है। इसी वजह से कस्टमर वेबसाइट में विजिट तो करता है बट सामान हमसे नहीं खरीद। क्लियर है? तो कन्वर्जन रेट समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला सबका याद रखना हमेशा। फॉर्मूला क्या होगा? कितने लोग आए हमारे वेबसाइट में? 1000, उसमें से कितने लोग सामान खरीदे? 50। तो हमारा कन्वर्जन रेट हुआ 5%। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। नेक्स्ट जो की इंडिकेटर है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है जो कस्टमर हमसे ऑर्डर करते हैं ऑन एन एवरेज कितना रुपए का सामान ऑर्डर करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर हमसे ऑर्डर किया 1000 रुपए का सामान। ठीक है, एक दूसरा कस्टमर है वो हमसे ऑर्डर किया, सोच लो 500 का। ठीक है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकलेगा? एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकलेगा टोटल कितना का सेल्स हुआ, 1000 प्लस 500, 1500 का सेल हुआ। कितने कस्टमर को? 2 कस्टमर को। तो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 750 रुपीज पर ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है टोटल कितना सेल्स हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ पे हमारा 1500 का सेल हुआ है, कितना ऑर्डर में? 2 ऑर्डर में। तो ऑन एन एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 750 रुपीज। क्लियर है? देखना, AOV represents the average amount spent per transaction on your e-commerce website. It gives an understanding of how much customers are typically spending on each other. तो कस्टमर कितना रुपया खर्चा कर रहा है ऑन एन एवरेज हमको पता चलेगा फ्रॉम द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। क्लियर है? Increasingly, AOV can significantly boost revenue without needing to increase the traffic or customer acquisition, making it a key metrics for growth strategies like cross selling और upselling। ठीक है, तो अगर हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है, अगर हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमको जो है नए कस्टमर ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट का ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन लोगों को अप सेलिंग कर सकते हैं या क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है एक सामान खरीदने आया है और एक सामान उसको बेचने का कोशिश करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग। जैसे तुम गाड़ी खरीदने जाते हो, गाड़ी के साथ वो इंश्योरेंस बेच देता है, इंश्योरेंस भी कर लो बोलता है, तो ये क्या है? ये है क्रॉस सेलिंग। ठीक है, और अप सेलिंग क्या है? 500 रुपए का सामान खरीदने आया है, उसको 1000 1500 का सामान बेच दिए, दैट इज अप सेलिंग। जैसे तुम मैकडोनल्ड्स के अंदर गए, है ना, मैकडोनल्ड्स का बोर्ड देखते हो, 49 रुपीज में बर्गर, 29 रुपीज में सॉफ्टी, 39 रुपीज में ये। तो आदमी क्या करता है? आदमी 29 39 49 देखकर अंदर घुसता है ना। लेकिन जब वो खरीदने जाता है, 29 वाला एकदम बेसिक बर्गर होगा, 80 90 100 150 200 का भी है। तो आदमी क्या करता है? 100 200 500 का ऑर्डर कर देता है अंदर। तो ये क्या है? ये अप सेलिंग है। मतलब खरीदने कुछ और आया था कम अमाउंट का, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर लिए और वो ज्यादा अमाउंट का प्राइस में जो प्रोडक्ट से खरीद रहा है, दैट इज अप सेलिंग। क्लियर है? तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमको हेल्प करता है प्लान करने में हमारा अप सेलिंग स्ट्रेटेजीज एंड क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी। समझ में आ गया होगा? क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट ए खरीदने आया है, उसको प्रोडक्ट बी बेचना, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग। और अप सेलिंग का मतलब होता है 500 रुपए का सामान खरीदने आया है, उसको 2000 का सामान बेचना, दैट इज कॉल्ड एज अप सेलिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कैक। कैक बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में हम खर्चा कर रहे हैं पर कस्टमर लाने में कितना रुपया खर्चा हो रहा है। ठीक है, देखना, कैक कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर। एक नया कस्टमर को हमारे वेबसाइट तक लाने का जो खर्चा है, जो मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है, उसको बोलते हैं कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, फैक्टरिंग इन मार्केटिंग, सेल्स एंड प्रमोशनल एक्सपेंस।
मॉनिटरिंग कैक इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमको कैक का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक नए कस्टमर को हमारे वेबसाइट तक लाने का कितना रुपया खर्चा होता है। एक नया कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदे तो कितना रुपया एडवर्टाइजमेंट के पीछे हमको खर्चा करना पड़ता है उस कस्टमर को सामान बेचने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर इज टू हाई, अगर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है नए कस्टमर को लाने में रिलेटिव टू द रेवेन्यू दे जनरेट, इट कैन हार्म लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। तो अगर एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, अगर एक नया कस्टमर लाने का सोच लो खर्चा है 100 रुपया पर कस्टमर, एक नए कस्टमर को हमारे वेबसाइट तक लाने का 100 रुपया खर्चा है, और वो जो सामान खरीदता है वो सोच लो 80 रुपए का सामान खरीदता है, तो ये तो बेकार है ना, ऐसे में तो बिजनेस डूब जाएगा। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कितना रुपया हम खर्चा किए मार्केटिंग में डिवाइडेड बाय कितने नए कस्टमर आए। सोच लो मैं 1 लाख रुपया खर्चा किया मार्केटिंग में, आई हैव स्पेंड 1 लाख रुपीज इन मार्केटिंग, ठीक है, और इस मार्केटिंग से मेरे वेबसाइट पे 1000 नए कस्टमर जो है प्रोडक्ट हमसे खरीदे। तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा किया और इस 1 लाख रुपए के खर्चा के बदले मेरे पास 1000 नए कस्टमर्स ऐड हुए। तो यहाँ पे मेरा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो है 100 रुपीज पर कस्टमर। इस 100 रुपए को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। क्लियर है? तो हमेशा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को बहुत ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि अगर एक कस्टमर के पीछे हम 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के नाम का, तो उस 100 से ज्यादा का बेनिफिट हमको होना चाहिए, वरना एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं दैट इज अ फेलियर। क्लियर है? नेक्स्ट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है टोटल कितना रुपया का सामान खरीदेगा एक बिजनेस, एक कस्टमर अपने लाइफ टाइम में। तो एक सिंगल कस्टमर से बिजनेस कितना रुपया का रेवेन्यू जनरेट करता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर आज सामान खरीदा, फिर खरीदेगा, फिर खरीदेगा, फिर खरीदेगा, टोटल जो सामान वो खरीदेगा अपने लाइफ टाइम में हमसे, उसका जो टोटल वैल्यू है, टोटल रेवेन्यू जो वो जनरेट करेगा, उसको बोलेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है? व्हाट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? एक कस्टमर हमसे टोटल अपने जिंदगी में कितना रुपए का सामान खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है? ये देखना, तो CLV एस्टिमेट्स द टोटल रेवेन्यू अ बिजनेस कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर। एक सिंगल कस्टमर से टोटल कितना रुपया का रेवेन्यू जनरेट होगा बिजनेस में ओवर द कोर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। लाइफ टाइम में जितना भी दिन कस्टमर हमसे सामान खरीदेगा, टोटल कितना रुपया का सामान खरीदेगा एक कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज द कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है? द मेट्रिक हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ देयर कस्टमर। इससे पता चलता है कि हमारा कस्टमर का लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या है। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं, कस्टमर को कैसे रिटेन करेंगे इसका प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कस्टमर का CLV हाई है तो हमको कस्टमर को रिटेन करने का जरूरत है ना। लाइफ टाइम में अगर वो बहुत पैसा देने वाला है तो उसको कस्टमर रिटेंशन बहुत जरूरी है, उसको हमारा कस्टमर बनाए रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर CLV बहुत कम है, एक बार खरीदा और नहीं खरीदेगा, तो हमको उतना रिटेंशन के ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, उतना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? गाइडिंग डिसीजन अबाउट हाउ मच टू स्पेंड ऑन एक्विजिशन एंड रिटेंशन स्ट्रेटेजी। तो इससे हम प्लान कर सकते हैं कितना रुपया हम खर्चा करेंगे अपने कस्टमर का जो टोटल एडवर्टाइजमेंट है, और कैसे उसका रिटेंशन स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। ठीक है? तो CLV कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, देखना, AOV हम पढ़े, अभी एवरेज ऑर्डर वैल्यू पढ़े, है ना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, एक कस्टमर एक ऑन एन एवरेज बिजनेस से कितना रुपए का सामान खरीदता है, पढ़े अभी, दिस इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू।
सपोज हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 750, ठीक है, ये जो एग्जांपल में लिया था, इसका मतलब हमारा कस्टमर एक बार जब ऑर्डर करता है हमसे तो 750 रुपए का सामान ऑर्डर करेगा, ठीक है। फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कितनी बार ऑर्डर करेगा लाइफ टाइम में, तो मैं प्रेडिक्ट किया एक ऑन एन एवरेज एक कस्टमर 5 बार ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा सीएलवी का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 750 रुपए का ऑर्डर देता है, ऑन एन एवरेज 5 बार ऑर्डर देगा, तो टोटल कस्टमर हमको कितना रुपया देगा, 3750। इसको बोलते हैं सीएलवी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे निकलता है, दो चीज को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। पहला हो गया एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो तो निकल जाएगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। दूसरा हो गया एक कस्टमर अपने लाइफ टाइम में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करेगा। तो सोच लो कस्टमर 5 बार ऑर्डर प्लेस करेगा और एक बार में 750 रुपए का सामान खरीदेगा, तो टोटल कितना का सामान खरीदा, 750 रुपए का सामान एक बार में 5 बार खरीदेगा, टोटल हो गया 3750। तो टोटल 3750 का रेवेन्यू हमको देगा ये कस्टमर अपने लाइफ टाइम में। इसको बोलते हैं सीएलवी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कार्ट एबेंडनमेंट। एबेंडन का मतलब होता है कैंसलेशन, ठीक है, एबेंडन का मतलब है कैंसल। तो व्हाट इज कार्ट एबेंडनमेंट रेट, इसका मतलब है कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट तो किए बट बाय नहीं किए। कई बार हम लोगों के साथ भी होता है ना, हम जैसे 10 तो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किए, ठीक है, आई हैव एडेड 10 प्रोडक्ट्स टू द कार्ट, ऐड टू कार्ट में कर दिया 10 तो प्रोडक्ट को। क्या जरूरी है मैं 10 प्रोडक्ट खरीदूंगा, नहीं, हो सकता है मैं ना भी खरीदूं, किसी का प्राइस ज्यादा लग रहा है मुझे, है ना, कोई उससे बेहतर प्रोडक्ट पसंद आ गया तो मैं पुराना वाला नहीं खरीद रहा हूं, राइट। तो कोई भी रीजन हो सकता है बाय ना करने का। तो मैं 10 तो प्रोडक्ट जो है ऐड टू कार्ट किया था, ठीक है, लेकिन मैं कितना परचेज किया, सिर्फ 2 प्रोडक्ट जो है मैं परचेज किया हूं, ठीक है। तो आउट ऑफ द 10 प्रोडक्ट्स एडेड टू द कार्ट आई हैव परचेज्ड ओनली 2 प्रोडक्ट एज अ कस्टमर, ठीक है। तो मुझे देखना है कि मेरा कार्ट एबेंडनमेंट रेट क्या है। तो फॉर्मूला क्या है देखना, कार्ट्स क्रिएटेड, 10 तो कार्ट क्रिएट हुआ था, माइनस कितना तो ऑर्डर कंप्लीट हुआ परचेज का 2, डिवाइडेड बाय कार्ड्स क्रिएटेड 10 इंटू 100। इसका मतलब क्या है, टोटल कितना तो कार्ड क्रिएट हुआ था 10, उसमें से कितना खरीदे 2, तो 8 तो नहीं खरीदे। 8 तो प्रोडक्ट ऐसा है जो ऐड टू कार्ट तो हुआ था बट बाय नहीं हो पाया, राइट। 10 तो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुआ था, उसमें से सिर्फ 2 तो परचेज किया कस्टमर, तो 8 तो प्रोडक्ट ऐसा है जो ऐड टू कार्ट तो हुआ है लेकिन परचेज नहीं हुआ। तो 8 तो प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ आउट ऑफ 10, तो हमारा कार्ट एबेंडनमेंट रेट होगा 80%। मतलब हमारा 80% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऐड टू कार्ट तो होता है बट बाय नहीं होता है, क्लियर है। और हमारा 20% प्रोडक्ट ऐसा है जो ऐड टू कार्ट भी होता है और फिर कस्टमर उसको बाय भी करता है, क्लियर है। तो कार्ट एबेंडनमेंट का मतलब होता है आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स एडेड टू द कार्ट कितना परसेंट प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर परचेज ही नहीं करता, कस्टमर ऐड टू कार्ट तो करता है लेकिन बाय कभी नहीं करता उसको, राइट। देखना, दिस मेट्रिक रिप्रेजेंट्स द परसेंट ऑफ यूजर्स, जो कि हमारे एग्जांपल में कितने हैं, 80% ऑफ द यूजर्स हु ऐड आइटम्स टू देयर शॉपिंग कार्ट बट लीव द साइट विदाउट कंप्लीटिंग द परचेज। तो हमारे ऐड टू कार्ट तो करते हैं, 10 तो कस्टमर ऐड टू कार्ट किए लेकिन उसमें सिर्फ 2 तो कस्टमर जो है सामान खरीदे और 8 तो कस्टमर सामान नहीं खरीदे, क्लियर है। A high cart abandonment rate indicates friction in the checkout process। अगर बहुत हाई है कार्ट का abandonment rate, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, हो सकता है चेकआउट करने में या सामान खरीदने में कोई प्रॉब्लम जरूर हो रहा है, ठीक है, जो कस्टमर को रोक रहा है, इट प्रिवेंट्स कस्टमर फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो
कार्ट अबेंडनमेंट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर हाई कार्ट का अबेंडनमेंट रेट है, इसका मतलब है कि बहुत सारे कस्टमर ऐड टू कार्ट तो करते हैं बट बाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है। सामान खरीदते समय जो चेकआउट करते हैं, एड्रेस वेड्रेस डालते हैं, पेमेंट डालते हैं, ये सब में कहीं तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसी वजह से कस्टमर ऐड टू कार्ट तो कर रहा है लेकिन उसको बाय नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, जिससे ये पता चलेगा कि कितने परसेंट कस्टमर जो है सामान ऐड टू कार्ट कर रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और भी बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, अभी तो थोड़ा ही पढ़े हम लोग, आगे और भी है ना। तो हम ये सबको कवर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट नंबर 5 तक कवर किए, कार्ट अबेंडनमेंट रेट तक। ठीक है, एक और वीडियो बनेगा इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, तो 2 क्लास लगेगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर। एक ही आज का क्लास हो गया, 5 तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम पढ़े। नेक्स्ट क्लास से हम पॉइंट नंबर 6 से पढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर पॉइंट नंबर 6 से, यही टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।